नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और दिन भर की सभी बड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज जब राज्यसभा में वित्त मंत्री ने अपना जवाब दिया तो उस वक्त उन्होंने जो तस्वीर सामने रखी, तमाम आंकड़े उन्होंने सामने रखे, और यही नहीं बल्कि एनडीए और यूपीए की सरकार के बीच क्या काम हुआ और काम में कितना फर्क रहा, ये एक तस्वीर भी सबके सामने रखी। लेकिन जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो यही कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। करेंगे आज इस विषय पर चर्चा न्यूज नाइट में, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिकुड़न के बावजूद सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा में दिया जवाब, कहा 8 वर्षों में भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार के प्रयासों से आसान हुआ आम आदमी और गरीब का जीवन। विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों को मिला भारी लाभ। आंकड़ों के जरिए सामने रखी जमीनी बदलाव की तस्वीर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया 3 राज्यों में प्रचंड जीत का श्रेय। गरीब, महिला, युवा और किसानों के कल्याण को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। कतर में मुकदमे का सामना कर रहे 8 भारतीयों को मिला काउंसलर एक्सेस। 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत ने 8 लोगों से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीयों की सजा के खिलाफ अपील को लेकर उठाए जा रहे हैं सभी कदम। अपने विवादित बयानों के बीच कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने ली तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाजपा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेता चला रहे हैं देश को बांटने की योजना। विपक्ष की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। कमजोर पड़ा चक्रवात मिचोंग, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। बाढ़ प्रभावित इलाकों को रक्षा मंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। शांति से समृद्धि विषय पर देहरादून में 2 दिवसीय सम्मेलन। 5000 बिजनेस प्रतिनिधि, 14 देशों के राजदूत लेंगे हिस्सा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज गुरुवार को राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर हुई अल्पकालिक चर्चा का वित्त मंत्री ने जवाब दिया। और जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तस्वीर को सामने रखते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी रफ्तार विश्व में सर्वाधिक रही है। पिछली सरकारों से तुलना करते हुए आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था की एक वृहद तस्वीर वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष रखी। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार बेमिसाल रही। देश की इस आर्थिक प्रगति और मजबूती को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से सामने रखा। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। In just last 8 years, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size.
The activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well. I mentioned that 29 consecutive months we have seen the PMI in India in the expansionary territory. All developed countries are all showing in their PMI, the Purchasing Managers Index, a contractionary terrain number. भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी गति विश्व में सर्वाधिक रही। ऐसा तब हुआ जब कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार में धीमापन देखा जा रहा है। Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. When you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. वित्त मंत्री ने आंकड़ों की सहायता से बताया कि देश अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मोर्चों पर मजबूती से नए अध्याय लिख रहा है। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और उनके सकारात्मक प्रभावों का विस्तार से जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आम जन का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. While US goods imports from China have declined by 10% from 2018 to 2022, they rose by 44% from India during 18 to 20. गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को पूरी दुनिया सराह रही है। आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। बहुस्तरीय वित्त संस्थानों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार पैदा हुई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अर्थव्यवस्था को लेकर और हमारी आर्थिक वृद्धि को लेकर उनके सामने हम कुछ बड़े बिंदु रखना चाहेंगे। ये वो तथ्य हैं जो आंकड़ों के लिहाज से हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि जो तथ्य है वो यही है कि पिछले 8 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तिमाही के आंकड़े भी आए हैं तो जिसमें आर्थिक वृद्धि दर भारत की दुनिया में सबसे अधिक है और दूसरी तिमाही में हमारा विनिर्माण सबसे अधिक वृद्धि दिखा रहा है। निर्यात अक्टूबर में ही ये 6.2 की वृद्धि दिखा रहा है। दरअसल जब आप वैश्विक निर्यात की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि निर्यात में गिरावट आ रही है वैश्विक निर्यात में, लेकिन भारत का निर्यात बढ़ता नजर आ रहा है। जीएसटी संग्रह भी बढ़ चुका है और प्रति माह 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का ये औसत दिखाता है। लेकिन वहीं पे जिस एक और हम देख रहे हैं कि कैसे सरकार देश के विकास के लिए नीतियां ला रही है, तो वहीं साथ साथ जो जन कल्याण की तमाम योजनाएं हैं उनसे भी कोई उसको भी लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। उदाहरण हमारे सामने है पीएम किसान, पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। ये मात्र कुछ योजनाएं हैं सरकार की जिनको आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं में भी लोगों को आगे लेकर इन दोनों मोर्चों पर सरकार काम करती नजर आ रही है। आगे बढ़े ये, क्योंकि ये योजनाएं हमारे सामने ये तस्वीर पेश करती है कि सरकार देश के विकास के चहुं ओर के विकास की बात कर रही है। तो वहीं अगर हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं और कुछ आंकड़े सामने रखते हैं तो ये जन कल्याण जब एनडीए सरकार सत्ता में आई और उससे पहले के सालों में कैसा रहा। इंदिरा आवास योजना 29 वर्षों में 3.25 करोड़ ग्रामीण आवास बने हैं, तो वहीं 8 वर्षों में उससे अधिक आवास बना डाले हैं सरकार ने। उससे कम वर्ष लेकिन अधिक आवास बनाए हैं। इसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो अगर हम पहले के आंकड़े आपके सामने रखें तो हम पाते हैं कि पहले की सरकार के कार्यकाल में लगभग आप देख सकते हैं बीपीएल परिवार 3 करोड़ 85 लाख बीपीएल परिवार जिन्हें 30,000 रुपए का बीमा कवर। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि अब आयुष्मान भारत ये योजना हमारे सामने है और इसमें सालाना 5 लाख का बीमा कवर ये
आयुष्मान जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को लेकर बात करता है उसी का दिया गया। हालांकि अन्य बीमा योजनाएं भी सरकार की ओर से चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि भी हैं, उनके माध्यम से भी बहुत कम पैसों में सुरक्षा दी जा रही है। आगे बढ़े तो ये बीमा की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम आगे बढ़े, जन औषधि केंद्र, हम आप सब इससे भली भांति वाकिफ है, जहां सस्ती और किफायती दवाएं हमको मिल पाती है। लेकिन यूपी के कार्यकाल में 80 जन औषधि केंद्र ही खुल पाए थे। एनडीए 10,000 खुल चुके हैं, 25,000 का लक्ष्य अब केंद्र सरकार लेकर चल रही है, अब ये भी खोले जाएंगे और वक्त रहते ही लक्ष्य को हासिल करना सरकार की आदत बन गई है। वहीं अगर हम पेंशन योजनाओं की बात करते हैं तो पिछले 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ 95 लाख लोग ये जुड़ चुके हैं पेंशन योजनाओं के साथ। लेकिन वहीं अगर हम यूपीए के वक्त की बात करते हैं तो जो स्वावलंबन योजना है उनसे तुलना करें, 20 गुना अधिक लोग अब जुड़ गए हैं। और ये सरकार के प्रयासों से ही हुआ है कि हर जन तक पहुंचा जाए, उन्हें जोड़ा जाए। इस कवायद के तहत ही ये संभव भी हो पाया है। एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जनधन खाते का उदाहरण। हम सब जानते हैं कि जनधन खातों के माध्यम से कैसे हर व्यक्ति, गरीब भी, बैंकों से जुड़ा। 2014 से पहले 10 सालों की बात करें तो 8 वर्षों में ही हम आपके सामने जो आंकड़े रख रहे हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं और यही दिखाते हैं कि कैसे अब 2014 के बाद यहाँ पे आपके सामने जो आंकड़े बीमा के लगे हैं। लेकिन अगर हम जनधन की बात करते हैं तो सही आंकड़े यही कहते हैं कि 51 करोड़ से अधिक खाते खुल गए हैं। 51 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुल चुके हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट, ये तमाम सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन वहीं एक और आंकड़ा आपके सामने एमएसपी भुगतान का रखना चाहेंगे। एमएसपी भुगतान की बात करते हैं तो 2006 से 2014 तक की बात करें तो एमएसपी के लिए ही लगभग 3 लाख से कुछ ज्यादा रुपए खर्च किए गए। लेकिन 2014 से 2022 तक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और तुलना आप कर सकते हैं, 3 गुना से भी अधिक पैसे खर्च किए गए हैं मात्र एमएसपी के, जो दिखाता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं कहां हैं। और इसी वजह से एक आंकड़ा ये भी कि जो कृषि बजट की ही हम बात करते हैं तो 2014 के बाद तो ये कई गुना बढ़ चुका है, 5.7 गुना। वहीं 1.25 लाख करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासों के लिए भी फंड आवंटित किया गया है, 2014 के बाद से 3 गुना अधिक हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार जो बजट आवंटन कर रही है उसमें जन कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन भारत के आंकड़े तो आपके सामने रखे। विश्व की बात करें तो, क्योंकि आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो कौन से क्षेत्र है जहां भारत वाकई अग्रणी है? ऐसे में आप देखें तो भारत दूध, दालें, जूट, चीनी, इसका सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। दूसरा उत्पादक किन किन चीजों का है तो हम देखें तो चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, मरीन कल्चर, एक्वाकल्चर यानी मछलियों से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस या व्यवसाय होता है उसमें दूसरा नंबर पर। मोबाइल फोन्स के बारे में बात करें, क्रूड स्टील की बात, कोयला, एल्यूमिनियम, इनके उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की बात करें तो किन जगहों पर, किन क्षेत्रों में तीसरे नंबर पर है? स्टार्टअप इकोसिस्टम देने के क्षेत्र में। ऑटो बाजार की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर आगे देखें तो बिजली उत्पादन की बात करें और वन क्षेत्र में वृद्धि जिन देशों में हो रही है उनकी बात करें तो भी भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। लेकिन वहीं नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने की क्षमता की बात करें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है। लेकिन ये जो नंबर है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने कहां से शुरुआत की थी, जब विश्व देश में बहुत कम विकास इन क्षेत्रों में हो रहा था। लेकिन आज हम बहुत जल्द ये स्थान विश्व में हासिल कर पाए हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक गंतव्य का स्थान है। यहाँ निवेशक आना चाहते हैं, यहाँ निवेशक आकर पैसा लगाना चाहते हैं और इसी वजह से डिजिटल भुगतान तो एक उदाहरण है सारे विश्व के सामने। G20 में भी हमने ये उदाहरण सबके सामने रखा और सबने इसकी सराहना भी की थी और इसीलिए भारत आज विश्व के देशों के सामने एक चमकता हुआ सितारा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, और हमारा आज का विशेष कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास भी, जन कल्याण भी। और आज हमारे साथ इस विशेष पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जो डायरेक्टर है IIM रोहतक के, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा, हम जब भी आंकड़ों की बात करते हैं तो प्रोफेसर शर्मा आम जन को समझ में नहीं आते हैं ये आंकड़े। वो तो एक वृहद तस्वीर ही सामने देख पाते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आज वित्त मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर ये सारी तस्वीर सबके सामने रखी। एक आम जन के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें,
कौन से ऐसे बड़े बिंदु, हमने तमाम बिंदु सामने रखे हैं, लेकिन ये आंकड़े कौन सी ऐसी बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो देश के विकास के साथ साथ देश के जन के विकास को भी आगे बढ़ाते नजर आते हैं? देखिए, इनमें सबसे बड़ा जो आंकड़े हैं वो ये है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी, मुझे लगता है सबसे बड़ा आंकड़ा वो है, अगर 1.66 लाख करोड़ जीएसटी ऑन एन एवरेज हर महीने कलेक्ट हो रही है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नंबर दिया कि एवरेज 1.66 करोड़ है, हाईएस्ट तो 1.87 करोड़ के करीब है। ये इंडिकेट करता है कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स तो आपका इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, ये तो चीजों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका अर्थ ये है कि कुछ चीजें बन रही होंगी, उनमें वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, तभी तो ये टैक्स पे किया जा रहा है, और हर महीने ये टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। ये भारत देश के लोगों को इस पे गर्व होना चाहिए कि भारत में इतनी जीएसटी की कलेक्शन हो रही है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप याद करें कि आज से 2 या 3 साल पहले जब हमने 1 लाख करोड़ को टच किया था तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी। अब ये रूटीन फीचर हो गया है। भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में उन्होंने एक और नंबर दिया है, और वो नंबर दिया है डायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस में भी उन्होंने कुछ चीज़ें इंडिकेट की हैं कि महाराष्ट्र जैसे जो, या दिल्ली है, या तमिलनाडु है, उसके बाद 2, 3, 4 राज्य ऐसे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, जहां पे डायरेक्ट टैक्सेस की दर भी 6 लाख, 6.5 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो रहा है जी। तो इसका मतलब लोगों का रुझान भी हो रहा है टैक्स देने में। जो लोग पहले टैक्स देने में किल्लत करते थे या वो अवॉइड करते थे टैक्स देना, अब ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं। और तो ये दोनों नंबर्स हमारे आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव किया गया है, पारदर्शी व्यवस्था दी गई है, उसके कारण ये सारे तमाम आंकड़े भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर महाजन, एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ये अपनी अपनी रेटिंग्स देती हैं। ऐसे में जो वृद्धि दर है उसको लेकर भी आकलन दिए जाते हैं। भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। जिस रफ्तार पर अभी हमारी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, हालांकि वो विश्व में सबसे तेज है, लेकिन ये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस दर को छूना अभी हमारे लिए बाकी है, और क्या हम उस दिशा में सकारात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं? देखिए, कि जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, अभी हमारे सामने आंकड़े आए, दूसरी तिमाही में हमने 7.7% की दर से हमारी ग्रोथ हुई है, और पिछली दोनों तिमाहियों को भी जोड़ें तो भी यही लगभग आंकड़ा आता है, जिसके हिसाब से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है इस आंकड़े के हिसाब से। और इस समय दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं, ये सब लोग जानते हैं, और तीसरे स्थान पर जो अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। तो हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी की इस समय 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हैं। मात्र 3 सालों में हम उसके बराबर पहुंचने वाले हैं, यानी हम 2026 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये अपने आप में इस देश के लोगों को गौरवान्वित करने वाला आंकड़ा है। और यदि हम जिन आंकड़ों की बात अभी आ रही थी, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जी, हम यदि देखें तो एक ज़माना था कि हम विदेशों पर बहुत निर्भर हो गए थे, और हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो था वो 21% पहले हुआ करता था, कोई बहुत पुराना 95-96 के आसपास, वो घट करके मात्र 16.5% रह गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग इतना नीचे गिरने के कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार ज़्यादा होता है, सर्विसेज में कम होता है।
लेकिन पिछले कुछ समय से जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसके कारण आज हम लगभग 18.7% के हिसाब से अभी हम मैन्युफैक्चरिंग है। और जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जीएसटी के भी आंकड़े आ रहे हैं और आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा जोर है, लगभग 15 सेक्टर्स को चिन्हित करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से हम हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़ा है, टॉयज हैं, डिफेंस का सामान है, सोलर पैनल्स हैं, हर जो तरफे तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हम पीएलआई स्कीम्स लेकर आए हैं और जो मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल तमाम ये जो सोच और ये जो कार्यक्रम आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं, इन सब का योगदान इन आंकड़ों में नजर भी आता है। जी, लेकिन प्रोफेसर शर्मा के पास जाकर वापस मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर शर्मा, जब भी हम विनिर्माण की बात करते हैं तो आज इस बात को सामने भी रखा गया कि विनिर्माण में हम तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका एक बड़ा योगदान इन आंकड़ों में नजर भी आ रहा है। लेकिन निर्यात भी हमारा बढ़ा है और ऐसे वक्त में जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो निर्यात कम हो रहा है, हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें हमको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, इन सब के बीच मुद्रास्फीति कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और क्या हमारी विकास की रफ्तार को देखते हुए हम मुद्रास्फीति के चैलेंज को भी साथ काउंटर कर सकते हैं जो हर आम आदमी को प्रभावित करता है? बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं या कैपिटल हम अगर अपने लाना चाहें तो, या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाना चाहें तो उसके 3 ही जरिए होते हैं जी। एक होता है कि हमारे लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करें, और या फिर हमारे जो फॉरेन कैपिटल वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, विदेश से इन्वेस्टमेंट आए, और तीसरा हम डेट से कुछ हम अपने इन्वेस्टमेंट करें। अब भारत का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है या भारत के जो डेवलपमेंटल अदर जो प्लान्स हैं जिसके अंतर्गत हम अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं देना चाहते हैं, उसको फाइनेंस करना इजीली हो जाएगा। क्योंकि अभी स्टेबल गवर्नमेंट अगर 2024 में आती है, 2024 में इसका काफ़ी उम्मीद है कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। स्टेबल गवर्नमेंट जैसे ही आएगी 5 साल का विंडो मिल जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि एक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी रहेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी चेंजेस से डरता है, उसको कंसिस्टेंट पॉलिसी मिल जाएगी तो वो इन्वेस्ट करेगा। वर्स्ट केस सिनारियो हमारा अभी भी जो हम जिसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो 6-6.5% के आसपास है। अगर वो थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नागरिक जो हैं वो सर्विसेज को यूज करेंगे एंड सर्विसेज विल सेल्फ पे देमसेल्फ। तो जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे पास उसका वापसी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे नागरिक सर्विसेज चाहते हैं, पे करके सर्विसेज लेना चाहते हैं, फ्री में नहीं चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सामने रखा। लेकिन प्रोफेसर महाजन, एक बात जो जैसा ये है कि निवेश आएगा तो जाहिर है कि हमारी जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनके लिए हमको ये निवेश चाहिए। एक सोच ये भी है जो कहती है कि जो मौजूदा दर है भारत की और जिस तरीके का मौजूदा एक आकर्षक गंतव्य भारत निवेशकों के लिए बन रहा है, उसके चलते जो चीन की इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1998 के बाद 1998 के बाद पहली बार वहां पर एफडीआई 10% गिर गया, 10% गिरा है। क्या भारत उस निवेश को आकर्षित कर रहा है या कर सकता है? क्योंकि हमारा विनिर्माण के साथ साथ वो एक माहौल जो चाहिए होता है विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए, वो भी सरकार देने का प्रयास कर रही है। तो ये जो तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, कहां तक ये निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक पहलू बनता है? देखिए, जहाँ तक निवेश का सवाल है, चीन इस समय गंतव्य स्थान नहीं रहा है और चीन से लोग निवेशक वहाँ से हट करके दूसरे मुल्कों में जाने की बात कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि ज़्यादा लोग वियतनाम में जा रहे हैं, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि भारत में निवेश के वातावरण को देखते हुए, खासतौर पर हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बहुत काबू में है। दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ज़्यादा है हमसे। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि अमेरिका की जो मुद्रास्फीति है वो हमसे ज़्यादा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन अभी अमेरिका
और यूरोप के देश बहुत भारी मात्रा में मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, और हमारी मुद्रास्फीति इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण और हमारे फूड प्रोडक्शन के कारण हमारी मुद्रास्फीति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फ्यूल में हो या फूड में हो, नहीं आ रही है और हम काफ़ी स्टेबल बनते जा रहे हैं इसके कारण। और दूसरा, दुनिया भर में चाइना +1 की नीति चल रही है। चाइना +1 का मतलब ये है कि दुनिया के जो मुल्क हैं चीन से जो आयात करते थे, अब वो चाहते हैं कि चाइना के अतिरिक्त भी दूसरे मुल्कों से आयात करें। खासतौर पर अभी एक रिपोर्ट बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की आई है जिसके हिसाब से पिछले 4 सालों में अमेरिका ने भारत से 44% ज़्यादा इंपोर्ट किया और चीन से 10% कम किया। यानी इसका मतलब ये है कि भारत के जो सामान है दुनिया भर में उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके चलते भारत में बहुत सारे लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की, जैसे सेमीकंडक्टर की कंपनियां भी भारत में बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा लैपटॉप बनाने के लिए अभी 38 कंपनियों ने यहाँ एप्लीकेशन दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। इसलिए हर फील्ड में जहाँ जहाँ सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जहाँ जहाँ भी संभावनाएं हैं, वहाँ हर फील्ड में मैंने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया पहले से, उन सब में निवेश आ रहा है। तो इसलिए भारत एक अच्छा गंतव्य स्थान बन रहा है और दुनिया भर के, चाहे वो FIIs हैं या FDI है, तमाम प्रकार के। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत में भी बहुत निवेश की संभावनाएं हो सकती है भारतीयों के माध्यम से, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और ये सारी जो हमने पहलू जिन पर चर्चा की है, ये सभी मिलकर भारत के विकास में आगे की जो राह है उसको आसान बनाने की दिशा में योगदान कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर महाजन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बिंदुओं को हमारे सामने रखने के लिए। और फिलहाल यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का कैसे हुआ जोरदार अभिनंदन। ब्रेक के बाद साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने
ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आइए रुख कर लेते हैं संसद से जुड़ी एक और खबर का, क्योंकि आज संसद में जब कामकाज हुआ तो संसद में लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया, जिसके कानून बनने के बाद देश में पहली केंद्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित हो सकेगी। और वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भी उद्यम पोर्टल को लेकर आंकड़े साझा किए और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोगों को जो लाभ हो रहा है उसकी एक तस्वीर भी सदन में रखी। गुरुवार को संसद में अहम कामकाज हुआ। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि अमेरिका और कनाडा के साथ एक जैसे संबंध होने के बारे में तथ्यों को देखना होगा, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ट्रैफिकिंग से लेकर तमाम चीजों पर हमें जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, जिसके आधार पर भारत ने कार्यवाही की है, जबकि कनाडा ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। Certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. And an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के कानून बनने से देश में पहली केंद्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित हो सकेगी। 889 करोड़ रुपए की लागत से समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार स्थान तय कर नहीं पा रही थी इसको कहां करना। बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली एक स्थान दिया, समक्का सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। लगभग 900 करोड़ रुपया व्यय की व्यवस्था के साथ इसको बनाया जाएगा। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराया गया है। जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी पे चलाने पे काम करने वाले, उनका काम पूरा रुक गया और ये मनी लेंडर से 300% इंटरेस्ट पे लोन लिया करते थे। इनकी बहुत ही गंभीर स्थिति थी। आज के दिन ये स्कीम में 56 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द फर्स्ट लोन। अगर उसको आप सेकंड और थर्ड लोन मिला दें तो 73 लाख हैव अवेल्ड। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि 2020 में उद्यम पोर्टल की स्थापना के बाद से लगभग 3 करोड़ 15 लाख उद्यमों ने इस पर पंजीकरण कराया है। ये उद्यम देश में लगभग 15 करोड़ 48 लाख रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें से 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कतर में मुकदमे का सामना कर रहे 8 भारतीयों से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया है कि यह मुलाकात 3 दिसंबर को हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन 8 भारतीयों की अपील से जुड़े सभी प्रयास जारी रखे जाएंगे। There have been 2 hearings, as you know. We filed an appeal, as is from the families, and the detainees had filed an appeal. 2 hearings have since been held. One, I think, on the November 30th. The other was on November 23rd.
I think the next hearing is coming up soon. We are closely following the matter and extending all legal and consular assistance. Meanwhile, our ambassador got consular access to meet all 8 of, in prison on 3rd of December. And as I said, this is a sensitive issue, but we will continue to follow, and whatever we can share, we will do so. आज दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने बोला कि इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के परिश्रम को जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराते हुए पार्टी सांसदों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चुनाव में जीत का श्रेय पूरी टीम और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डायरेक्शन शुरुआत से ही बहुत बढ़िया है और शुरुआत से ही लोग भारतीय जनता पार्टी का पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। पीएम ने कहा कि हमारी जाति गरीब, महिला, युवा और किसान है और उनका कल्याण करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों से केंद्र की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को भी दोहराया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक आंकड़े के जरिए बताया कि बीजेपी के गठन के बाद से ही सत्ता में वापसी के मामले में पार्टी शीर्ष पर है। बीजेपी का वापसी का रिकॉर्ड 57% है, जबकि कांग्रेस का वापसी का रिकॉर्ड महज 18% ही है। हम लोगों को जो है ये बताया कि किस तरह से जो है हमें 4 जातियों का उत्थान करना है और केवल 4 जातियां ही हैं। एक किसान की जाति है, एक गरीब की जाति है, एक महिला की जाति है, एक युवा की जाति है। इन 4 जातियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मोदी कोई हम लोगों के नेता ही नहीं है। मोदी एक आज खासकर एक गरीब, कमजोर और शोषित, वंचित इसके परिवार का हिस्सा है। जातियों में ना बांटो। हमारी जाति युवा है, हमारी जाति महिला है, हमारी जाति किसान है और हमारी जाति गरीब है और इसको जातियों में ना बांटा जाए, बस कि इनके उद्धार को लेकर काम किया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की ये पहली बैठक थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद बीजेपी उत्साह से भरी हुई है। बीजेपी अब 2024 के आम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए दुगने उत्साह से जुट गई है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में फिलहाल यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात। कमजोर पड़ा चक्रवात मिचोंग, प्रभावित इलाकों को केंद्र की मदद। दिखाएंगे एक खबर ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? I have cleared my exams. मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद अब बात चक्रवात मिचोंग की। तमिलनाडु के चेन्नई में चक्रवात मिचोंग के दौरान हुई बारिश के बाद अभी भी कई हिस्सों में भीषण जल जमाव जारी है। इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई और उसके आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस बीच केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चक्रवात मिचोंग के दौरान हुई बारिश के बाद का नजारा। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं और कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में चेन्नई और उसके आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। रक्षा मंत्री ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L. मुरुगन और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को तमिलनाडु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। SDRF को केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त 450 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज पर्सनली ओवरसीइंग द रिस्पांस टू द करंट क्राइसिस एंड हैज स्पोकन टू द CM ऑनरेबल स्टालिन जी आल्सो। He has asked Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary to deploy all necessary resources, human and material necessary resources. On behalf of the Prime Minister, let me assure the people of Tamil Nadu that the Government of India is committed to their well-being, a commitment which is reflected in the special attention being paid by the Government of India agency to address the disaster visited upon the people of Tamil Nadu. इसी बीच राहत और बचाव कार्य में जुटी भारतीय वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी चेन्नई में चक्रवात प्रभावित लोगों के बीच बाढ़ राहत सामग्री और भोजन वितरित किया। जल जमाव के कारण गुरुवार को चेन्नई के चेगलपट्टू में 6 ब्लॉकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहे। वहीं कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉक में भी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया। गुरुवार को 15 ट्रेन सेवाएं रद्द रहीं, लेकिन मेट्रो रेल और उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से चली। वहीं अधिकांश स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। चक्रवात से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत के बाद आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। उनके साथ मंत्रिमंडल के 11 और सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
वहीं भाजपा ने हाल ही में दिए गए उनके एक विवादित बयान पर करारा हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस पर सियासी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कई दिन की खींचतान के बाद आखिरकार रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई। रेड्डी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मल्लू भट्टी, विक्रम रका और एन उत्तम कुमार रेड्डी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव नतीजे के आने के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नाम थे, लेकिन अचानक खबर आई कि रेवंत रेड्डी प्रदेश के सीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री रेवंत रेड्डी गारू को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं राज्य की प्रगति और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही रेवंत रेड्डी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। एक वायरल वीडियो में रेड्डी बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते दिखाई दिए थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत रेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए रेड्डी पर करारा हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के नेताओं द्वारा देश को बांटने की अजीब योजना चल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सियासी लाभ के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? रेड्डी ने जो बयान दिया है उस पर वे माफी मांगे। सिर्फ उनकी माफी से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और घमंडिया अलायंस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। बिहार के लोगों के सम्मान पर चोट की जा रही है, बिहार के डीएनए पर सवाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सिर्फ रेड्डी पर ही निशाना नहीं साध रही है, बल्कि इस विवादित बयान पर चुप्पी बनाए रखने वाले पूरे विपक्षी गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा पूछ रही है कि बिहार राज्य के अपमान पर आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब तक खामोश रहेंगे? भाजपा इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी से अपना रुख साफ करने की मांग कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी नेताओं के विवादित बयान पर पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। इससे पहले सनातन पर दिए गए अपमानजनक बयान पर भी कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल खामोशी बनाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के इंदिरा कला केंद्र में प्रधानमंत्री के संविधान विषयक उद्बोधनों के संकलन पर लिखी गई पुस्तक नए भारत का सामवेद का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय और सदस्य सचिव मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत के विकास और संविधान को मजबूती देने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम है। इस पुस्तक के बारे में जो मेरा निष्कर्ष है वो मैं एक सामान्य कहावत द्वारा व्यक्त करना चाहूँगा। वो कहावत है कि जो व्यक्ति केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है उसको नेता अर्थात लीडर कहते हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर जो व्यक्ति न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है बल्कि उसकी दृष्टि में देश हित और देश का विकास प्राथमिक होता है, ऐसे प्रयास करता रहता है, उसे दूरदृष्टा अर्थात स्टेट्समैन कहते हैं। ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सटीक बैठती है। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। और ब्रेक के बाद बात भारतीय वायुसेना की। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या फिर कोई आपदा, भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय वायुसेना मानवीय राहत प्रदान करने और भारतीयों की मदद करने के लिए भी तेजी से कार्रवाई में जुटी रहती है। वायुसेना ने युद्ध क्षेत्रों से भारतीय प्रवासियों को निकाला है और सीमाओं के भीतर और बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के माध्यम से राहत प्रदान की है। भारतीय वायुसेना का मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में नियमित और सफल संबंधों का समृद्ध इतिहास रहा है। पिछले साल जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसी तरह से देश में भी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी भारतीय वायुसेना ने युद्ध स्तर पर अपने सफल ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई है। और अभी हाल ही में आए चक्रवात के दौरान राहत और बचाव के लिए राहत ऑपरेशनों के रूप में व्यापक सहायता भी प्रदान की है। ये भारतीय वायुसेना के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा को दर्शाता है। इस साल जुलाई में वायुसेना ने फ्रांस की बेस्टिये फ्लाई पास्ट में भाग लिया। राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 10 घंटे में कई किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से क्षमता विकास को भी प्रोत्साहित किया। भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सदा तैयार है। भारत ने पिछले 5 सालों में बैटरी स्वैपिंग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रभावी फंडिंग हासिल की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही संसाधन का उपयोग करने से स्वैपिंग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में 30 से 40% का विकास हो सकता है। इस क्षेत्र के स्टार्टअप्स में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। ट्रैक्सन के डेटा के मुताबिक 2021 के बाद से लगभग 17 फंडिंग राउंड्स में इसके लिए 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मिली है। इस डेटा के मुताबिक 2021 के बाद से लगभग 17 फंडिंग राउंड्स में इसके लिए 135 मिलियन की फंडिंग मिली है। और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी अभी भारत में शुरुआती चरण में है, लेकिन 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में इसे अपनाए जाने की काफी क्षमता है। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक महत्वपूर्ण कदम है।
देहरादून में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2023 को शांति से समृद्धि इस विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साथ प्रमुख उद्योगपतियों सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। और बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसकी लोकप्रियता के साथ तेजी से ये यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश भर के नागरिकों को पहुंचाने के ही क्रम में दिल्ली के मयूर विहार इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रेरित योजनाओं के स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। और इसके साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए देशवासियों से सशस्त्र सेना दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह किया। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम और बॉर्डर फेंसिंग के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में ईडी ने अक्टूबर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने निजामाबाद पीएफआई मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला आतंकी हमलों और हिंसा के लिए युवाओं को भर्ती करने और प्रशिक्षण से जुड़ा है। इस मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 6ठी एनएसए स्तर की बैठक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए मॉरिशस पहुंचे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अवैध आवागमन रोकना है। बीते जून में शुरू हुई भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता की चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में निगरानी तंत्र की बैठक हुई। चर्चा में निर्यात नियंत्रण और उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने के तरीकों की खोज और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया। भारतीय मूल के समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख होंगे। ब्रिटेन सरकार ने उन्हें बीबीसी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। 71 वर्षीय समीर शाह बीबीसी के गैर कार्यकारी निदेशक और मीडिया कार्यकारी हैं। औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह 1960 में ब्रिटेन गए थे। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।